Hello students, once again welcome to Physics Accelerate. ओके आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक को अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को एफबीडी करवाया था, इफ़ यू रिमेंबर. यस और नो? अभी मैंने उसमें हमने ये डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस. किस में डिस्कस किया था हमने? इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्स. आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पेयर, दे नेवर अकर सिंगली. तो आज हम ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं. एक फोर्स जो आपको पता है, बहुत बार सुना होगा आपने, फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको कौन से टाइप का फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. इज दैट क्लियर? फ्रिक्शनल फोर्स कितने टाइप के, या तो फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं? तो मैं कहूँगा 3 टाइप के. सबसे पहला आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोलिंग. इज दैट क्लियर? काइनेटिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स. स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब हम टोटल कितने टाइप के फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? 3 टाइप के फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आएगा आपके पास, इट इज़ नथिंग अदर देन डैश स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक इटसेल्फ इंडिकेट्स व्हाट? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. काइनेटिक मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, एंड रोलिंग मतलब it is going to roll down. Yes or no? But before going to friction, is that clear? कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि अगर हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि फ्रिक्शन क्यों होता है. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं. सपोज मेरे पास कोई एक सरफेस है. क्या है मेरे पास? कोई एक सरफेस है. मैंने एक सरफेस लिया और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा. इज दैट क्लियर? अभी इसको मैंने एक स्लाइट फोर्स अप्लाई किया, एकदम हल्का सा फोर्स. जब मैं इसके ऊपर एकदम हल्का सा फोर्स अप्लाई करता हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्ट फिर भी मूव करता नहीं है. आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी होता है. होता है ना बाबा, क्यों नहीं होता है? देखो, आप बड़ा सा एक ऑब्जेक्ट ले लो, कबाट या ले लो, या बड़ा सा, उसके ऊपर आप ताकत लगाओ तो एकदम से हटेगा नहीं. एग्जैक्टली. और ज़्यादा ताकत लगाओ तब जाके वो थोड़ा बहुत मूव करेगा, वरना और ज़्यादा ताकत लगाने पे मूव करेगा. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. इसका मतलब ये हुआ कि आप जब अप्लाई करते हो फोर्स, दिस इज एन अप्लाइड फोर्स, ओके, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है. तो क्यों नहीं करता है? तो उसका रीज़न है. रीज़न ये है कि आप जो देख रहे हो, आपने ये ऐसा लगेगा आपको कि ये जो सरफेस है ना वो एकदम से स्मूथ है. इज दैट क्लियर? इवन ये ब्लॉक जो रखा है उसका भी सरफेस नीचे बहुत स्मूथ है. आप अगर ऐसा हाथ घुमाओगे तो आपको एकदम स्मूथ लगेगा, बट एक्चुअल में वो सरफेस ऐसा नहीं होता है. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि द सरफेस विच अपीयर्स टू बी स्मूथ बट व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, ओके, अगर इसको मैं जूम करूँ, इतने पार्ट को या सरफेस को मैं जूम करूँ, तो उसमें आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिगजैग जिगजैग, वैलीज एंड रिजेस. समझ में आया मैंने जो बोला? कुछ आप ऐसा देखोगे. ये मैंने थोड़ा जूम करके बताया. इसको बोलते हैं वैलीज, इसको बोलते हैं रिजेस. इज दैट क्लियर? आप ये देखोगे कि कोई भी सरफेस विच अपीयर्स टू बी स्मूथ, इज दैट क्लियर, आप हाथ भी लगाओगे तो उसको स्मूथ दिखाई देगा. बट आप ये ऑब्जर्व करो कि जब माइक्रोस्कोप में उसको अगर आप देखोगे ना, तो आपको वहाँ पे ऐसे कुछ वैलीज दिखाई देंगे और ऐसे कुछ रिजेस दिखाई देंगे. समझ में आ रहा है? एक्चुअल सरफेस कुछ इस तरह का होता है. इसमें से मैंने ये बताया और इसमें से यही बताया. इज एक्चुअली व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप. इवन ये जो ब्लॉक है
ब्लॉक के नीचे का अगर आप सरफेस देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर भी क्या होंगे, रिजेस एंड वैलीज होंगे। गॉट इट और नॉट? जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखते हो, ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो इसमें, वो देखो। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, कुछ इस तरह का सिनेरियो डेवलप होता है। ये जो ब्लॉक है और ये जो सरफेस है, though it appears to be smooth but अंडर व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप उसमें रिजेस एंड वैलीज होते हैं। वैसे यहाँ पे भी इसके क्या होंगे, रिजेस एंड वैलीज। इसके रिज और इसके वैली दोनों भी एक दूसरे में फंस जाते हैं। इट गेट एंटेंगल, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? इट गेट एंटेंगल, वो लोग एक दूसरे में फंस जाते हैं। ऐसे टाइप के बाउंडिंग को, इज दैट क्लियर, फिजिक्स में यहाँ पे हम कहते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग आपने सुना होगा, वेल्डिंग करने की वजह से कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। वैसे यहाँ पे इसको कोल्ड वेल्डिंग नाम दिया गया है कि व्हेन द रिजेस ऑफ द ब्लॉक एंड द वैलीज ऑफ द सरफेस गेट एंटेंगल, ये इसका वैली हुआ, ये इसका रिज हुआ, ये लोग एक दूसरे में फंस जाएंगे। वैसे इसका वैली और इसका रिज एक दूसरे में जब फंस जाएंगे, इज दैट क्लियर और नॉट? तो वो लोग क्या अटेंड करेंगे, कोल्ड वेल्डिंग अटेंड करेंगे। क्या अटेंड करेंगे वो लोग? कोल्ड वेल्डिंग्स। इज दैट क्लियर? मतलब वेन एवर द रिजेस एंड वैलीज गेट एंटेंगल, तो वो कोल्ड वेल्डिंग अटेंड करेंगे, और जिसकी वजह से वो उसके ऊपर स्मूथली मूव कर पाएगा नहीं। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो वी आर डिस्कसिंग कि यहाँ पे इसके वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है कि जब आप अप्लाइड फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डैश वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग बिटवीन दिस टू सरफेसेस। गॉट इट और नॉट? एज सिंपल एज दिस वन। आया यहाँ पे समझ में कि बाउंस गया? ओके, देख लो एक बार, समझ लो। पॉज कर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं इंक्लाइन सरफेस को लेके। ये कौन से टाइप का सरफेस हुआ? तो दिस इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ सरफेस? हॉरिजॉन्टल सरफेस। यस और नो? वापस, ये कौन सी टाइप का सरफेस हुआ? हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये कौन सा सरफेस हुआ? दिस इज कॉल्ड एज इंक्लाइन सरफेस। ओके, when any surface that is inclined surface makes an angle of theta with the horizontal, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ में ये सरफेस ने एंगल क्या फॉर्म किया है? थीटा। गॉट इट और नॉट? अभी मैंने ये मेंशन किया कि इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, आंसर इज यस। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। नाउ वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और एन इंक्लाइन सरफेस, तो आप बोलोगे सर इंक्लाइन सरफेस पे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइन सरफेस। क्लियर? ऐसे टाइप के एग्जांपल्स आगे आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। बट ऑब्वियसली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, मोशन। दैट टू विच काइंड ऑफ अ मोशन? impending motion. Now when we discuss with impending motion, what is the meaning of impending motion? impending motion का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर इंक्लाइन सरफेस पे मूव रखा मैंने, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस, दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। मैनी ए टाइम्स आपके टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में, ओके, ऐसे अगर वर्ड आता है स्मूथ और इट कम्स एज फ्रिक्शनलेस सरफेस, क्या आएगा आपके पास? फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो जब भी अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस आता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन
वो सरफेस पे कितना एक्ट होता है, ज़ीरो। कितना एक्ट होता है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ वेन एवर एनी सर्फेस विच इज़ वेरी स्मूथ और फ्रिक्शनलेस सरफेस और ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा गया, तो ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट रखूँगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, सीधा सीधा नीचे चले जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, तो उसका रीज़न है बिकॉज एज पर द कंडीशन हमेशा इसके सेंटर से इसका वेट कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, mg डाउनवर्ड। वैसे यहाँ पे भी वेट कहाँ पे डायरेक्टेड होगा, डाउनवर्ड, दैट इज w इक्वल टू विच वैल्यू mg। और इसकी वजह से ही, इसके एक कंपोनेंट के वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्मूथली मूव कर जाएगा। अभी कंपोनेंट क्या है वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इतना समझो कि वेन एवर अ मोशन टेक्स प्लेस ऑन एन इंक्लाइन सरफेस, when it is a which kind of a surface, smooth or frictionless surface, this kind of a motion is called as impending motion. Got it or not? बट नेचर में impending motion होता नहीं है, ये आइडियल कंडीशन है। आप इवन कोई इंक्लाइन सरफेस ले लो, मैंने जैसे कहा कि impending motion is a which kind of a situation, आइडियल सिचुएशन। impending motion में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट रखा, इट विल गेट स्लाइड। अभी मुझे वो प्रूव करना है। तो देखो मेरे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर पॉलिश किया हुआ है, तो ये रफ नहीं है, स्मूथ है। ओके, दूसरा एक सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस वो रफ है। अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे तो ये पूरा रफ सरफेस है। आई एम मेकिंग द यूज ऑफ विच काइंड ऑफ अ सरफेस, इसको टच करके देखो, टच करो आप क्लियर देखोगे कि एकदम स्मूथ है। ओके, और ये सरफेस पे अगर मैं हाथ घुमाऊंगा ना तो मुझे रफ लगेगा। देखो ये सब निकला हुआ है, इट इज़ अ रफ सरफेस। तो मैं रफ सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कौन से सरफेस की बात कर रहा हूँ, स्मूथ। अभी यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने, अभी ऑब्जेक्ट बट ऑब्वियस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो मूव नहीं करेगा। अभी क्यों नहीं करेगा उसका भी रीज़न बताता हूँ। वेट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके अगेंस्ट में हमेशा मैंने कहा है फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन डैश पैर्स। ओके, अभी फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पैर। अगर इमेजिन करो कि इसके ऊपर सिर्फ वेट एक्ट होता हो, तो अगर वेट एक्ट होता तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में, तो आप ये देखो, अगर सपोज मैं 7th फ्लोर पे खड़ा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, 7th फ्लोर पे। मेरा वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो मैं 6th फ्लोर पे आ गया, देखो मैं 5th फ्लोर पे आ गया, आया नहीं आया ना, मतलब वेदर आई एम मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी पहले ही हमने स्टेटमेंट दिया है कि फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट होगा उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। वेट इज अ व्हाट, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर वेट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो आई शुड मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट नेचर में कभी ऐसा देखा आपने कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं? आंसर इज नो। तो मैंने स्टेटमेंट लास्ट क्लास में भी बोला था, फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पैर्स। तो ये वेट को बैलेंस करने के लिए इसके अगेंस्ट में एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर एन। दैट इज नथिंग अदर देन विच काइंड ऑफ अ फोर्स, नॉर्मल फोर्स। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे ये आप ऑब्जर्व करोगे कि वेट विल बी इक्वल टू द डैश नॉर्मल फोर्स, तब जाके हम एक सरफेस पे क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहते हैं, मतलब इट इज एट रेस्ट, हम लोग रेस्ट पे हैं। वैसे ये भी ऑब्जेक्ट सेम थिंग है, इसका वेट इज एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन और इसके अगेंस्ट में डेवलप होता है एक न्यू काइंड ऑफ अ फोर्स कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स वेट को बैलेंस करता है, इसके लिए ये ब्लॉक, इसके ये ऑब्जेक्ट इसके नीचे गया नहीं, पहला ये पॉइंट दिमाग में कुछ गया। तो फोर्सेस ऑलवेज अकर्स इन पैर्स। ओके, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान देना। मैंने इंक्लाइन सरफेस बताया, अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो समझ में आया मुझे कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट हो रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या एक्ट हो रहा है, नॉर्मल। ओके, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 विद द हॉरिजॉन्टल। अब मैं धीरे धीरे इसको इंक्लाइन कर रहा हूँ, देखना whether it makes certain angle theta or not, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। मतलब नेचर के अंदर एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये मेंशन कर सकता हूँ कि ये इंपेंडिंग मोशन नहीं होगा। अगर थोड़ा भी मैं इसको इंक्लाइन करता और ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाता, ओके, तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते थे कि ये इंपेंडिंग मोशन है। बट नेचर के अंदर इंपेंडिंग मोशन होता नहीं है। क्यों इंपेंडिंग मोशन नहीं होता है? क्योंकि कोई भी सरफेस आप ले लो, इवन आप बोलोगे सर इसको इस तरह रखो ना तो रोल होगा, रोल होगा बका, बट इसमें रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जो अभी टॉपिक मेरा बाकी है। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो जनरल केस डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह रखा,
इज दैट क्लियर? और इसको, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को मैंने इंक्लाइन किया, फिर भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, मगर देखो पर्टिकुलर एट सर्टन एंगल वो मूव करेगा। किया कि नहीं किया? दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? तो इवन ऐसे टाइप में भी रखने पे ऑब्जेक्ट सर्टन एंगल पे मूव करता है। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जब मैं इसको इंक्लाइन कर रहा हूं, इज दैट क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव करना चाहिए था, मगर मूव हुआ नहीं, मतलब इसके अगेंस्ट में रिएक्शन डेवलप हुआ। किसके अगेंस्ट में? वेट के अगेंस्ट में एक रिएक्शन डेवलप हुआ, और वो क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी जैसे मैंने कहा, हम लोग यहां पे फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और वंस अगेन, अगर मैं इंक्लाइन सरफेस ले रहा हूं, अभी इंपेंडिंग मोशन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज इंपेंडिंग मोशन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है, बट यहां पे ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। उसका रीजन भी बता देता हूं। यहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा, तो आपके इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये एंगल टीटा है, तो कौन सा एंगल टीटा रहेगा? लेट दिस एंगल बी व्हाट? टीटा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे mg cos टीटा, और यहाँ पे मिलेगा आपको mg sin टीटा। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ mg sin टीटा ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इज दैट क्लियर? कब मूव करेगा? जब फ्रिक्शन क्या है? जीरो। दैट काइंड ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड एज इंपेंडिंग मोशन। बट ये आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ये कौन से टाइप का सरफेस है? This is which kind of a surface? Horizontal surface. This is which kind of a surface? Inclined surface. Inclined surface makes an angle of dash theta. Object मैंने यहां पे रखा है, ओके। नाउ एज पर द कंडीशन मैं क्या मेंशन करूंगा? इसका वेट कहां पे एक्ट होगा? तो वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज W इक्वल टू विच वैल्यू? mg। ओके अभी बट ऑब्वियस है इसके अंदर एक रिएक्शन डेवलप होगा। अभी आप धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। हमेशा हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड करना होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप कैसे डिसाइड करोगे? तो ये आपका सेंटर हुआ, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी योर वाई एक्सिस। अभी कुछ स्टेटमेंट लिखाने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। तो फॉर प्रिपेयरिंग FBD, फॉर प्रिपेयरिंग विच काइंड ऑफ अ कंडीशन? FBD, हमेशा एक बात याद रखना कि एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट लाइस। पहला पॉइंट, ओके। वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करोगे? तो वाई एक्सिस, बट ऑब्वियस एक्स एक्सिस का हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर। तो वाई एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज व्हाट? परपेंडिकुलर टू डैश एक्स एक्सिस। दिमाग में कुछ गया कि बाउंस गया? ओके अभी मैं बताने जा रहा हूं फोर्स के बारे में। फोर्स मतलब कौन से टाइप का फोर्स? वेट। वेट इज इक्वल टू डैश mg। ये कहां पे एक्ट होगा? तो वेट इज ऑलवेज, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑलवेज, हाँ। वेट इज अ काइंड ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ डैश अर्थ। ये हमेशा याद रखना। इज दैट क्लियर? नॉर्मली सब लोग ये स्टेटमेंट देते हैं कि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स दी या डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैं स्टेटमेंट ये बोलता हूं कि इंस्टेड ऑफ दैट डू रिमेंबर सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? उसका रीजन है, सपोज ये आप अर्थ ले लो, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे तो सही है कि वेट कहां पे एक्ट हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। बट अगर ऑब्जेक्ट यहां पे एक्ट हो रहा है, अभी मैंने स्टेटमेंट ऐसा दिया कि वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन?
डाउनवर्ड डायरेक्शन, अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मली मैनी अ टाइम्स द स्टूडेंट्स क्रिएट अ सिली मिस्टेक्स, या आप समझ नहीं पाते हो, इसके लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। वेदर आई कैन ड्रॉ द वेट लाइक दिस, तो आंसर इज नो नो नो। गॉट इट और नॉट? वेट हमेशा कहाँ पे होगा? तो वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डैश, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ में कुछ आ रहा है? इट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स विच डायरेक्शन? टूवर्ड्स दी, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, यहाँ पे रखूँ, इज दैट क्लियर? नहीं तो क्या होता, हम लोग अर्थ पे रहते ही नहीं ना, हम स्पेस में डांस करते होते। ऐसे तो वेट कभी भी कहाँ पे नहीं एक्ट होता है, डाउनवर्ड नहीं होता है, बट इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वॉट, सेंटर ऑफ द वॉट, अर्थ। तो इसका भी डायरेक्शन कहाँ पे आएगा? टूवर्ड्स द सेंटर, इसका भी टूवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे भी टूवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इट इज नॉट डाउनवर्ड डायरेक्शन बट इट इज टूवर्ड्स द डैश, सेंटर ऑफ द अर्थ। ये समझ में आया कि बाउंस गया? तो ऑलवेज वेट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द वॉट, सेंटर, टूवर्ड्स द वॉट, सेंटर। यहां तक समझ में आया कि बाउंस गया? श्योर? अभी दूसरा एक फोर्स है नॉर्मल। जब हम नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज perpendicular, always perpendicular to the surface on which object lies। ये समझ में आया? नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज perpendicular to the surface on which the object lies। अभी परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब देखो, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा है, तो अगर इसको आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचते हो तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे कि यही कंडीशन यहाँ पे है, तो इसका वो कौन से सरफेस पे लाई कर रहा है? इंक्लाइन सरफेस पे, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो देखो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इट इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, मतलब ये आपका नॉर्मल हुआ, ये आपका क्या हुआ? नॉर्मल। समझ में आया कि बाउंस गया? गॉट इट और नॉट? ओके। अभी आप बोलोगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ा? तो बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। जैसे इसमें हम मिसगाइड होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है, तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में लिखोगे? तो ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन दिस सरफेस, तो इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है, तो आपने अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे लाई करते हो तो इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ट्रू और फॉल्स? बट मैनी केसेस में अगर मैं ये मेंशन करता हूँ कि कुछ इस तरह का है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई करता है, तो इसका नॉर्मल कहाँ पे आएगा? तो इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। तो ऑब्जेक्ट अभी कहाँ पे लाई करता है? ये वर्टिकल जो वॉल है ना उसके ऊपर लाई करता है। आप बोलोगे ऐसा कभी होता है? होता है ना बाका। आप कोई सीढ़ी रख दो, सीढ़ी, लेडर लेडर लेडर, इज दैट के कोई भी ऑब्जेक्ट आप दीवार पे रख सकते हो। देयर आर मेनी केसेस दैट यू आर गोइंग टू सी, थ्रेड से स्ट्रिंग से बांधो और उसको यहाँ पे रख दो, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन इसी डायरेक्शन में आएगा। गॉट इट और नॉट? वैसे ही अगर इस तरह का सरफेस है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आप कहाँ पे बताओगे? इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होता है कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज, ऑन विच द व्हाट, ऑब्जेक्ट लाइज। दिमाग में गया? जैसे कि वेट होता है, वेट इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, वैसे नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाइज। कोई डाउट? श्योर? इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट फोर्स है, दैट इज नथिंग अदर देन frictional force। Frictional force is always parallel to the surface। वर्ड क्या यूज किया? always is always parallel to the surface but
ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हटाओ, इसको लेके कंफ्यूज नहीं करना है, जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच ऑब्जेक्ट लाइज। इज दैट क्लियर? वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होगा, बट वो मोशन के अगेंस्ट में होगा, बिकॉज फ्रिक्शन इटसेल्फ सजेस्ट कि मोशन के अगेंस्ट में होगा। तो इट इज ऑलवेज, मैक्सिमम केस में ऑलवेज अगेंस्ट द डैश, ऑलवेज अगेंस्ट द व्हाट? मोशन। क्लियर और नॉट? और ऑलवेज अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, ऑलवेज अगेंस्ट द विच काइंड ऑफ अ फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे बताओ, तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे अभी फिलहाल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैं ये बताऊंगा कि इसका फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट टेंड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। तो वेदर इट इज पैरेलल और नॉट टू द सरफेस, parallel to the surface on which the object lies. So frictional force is always parallel to the surface on which the object lies, but against the motion or applied force. तो against the which motion? देखो, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। गॉट इट और नॉट? वैसे ही अगर आप यहाँ पे कंसिडर करोगे और ऑब्जेक्ट को आपने इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स किया, अगर इस डायरेक्शन में मैंने ऑब्जेक्ट को मूव करना स्टार्ट किया, मतलब अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो इसके अगेंस्ट में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इज दैट क्लियर? अगर अप्लाइड फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में किया तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट होगा। तो वो स्टेटमेंट हो गया। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे सरफेस है, ऑब्जेक्ट अगर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया तो इसमें फोर्स किस, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो वेट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट आएगा, दैट इज ऑन द सरफेस। गॉट इट और नॉट? तो ये डिपेंड करता है कि वो किस पे है और फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। गॉट इट और नॉट? यहाँ पे इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। गॉट इट और नॉट? समझ में कुछ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ये चार फोर्सेस को समझना। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ से आया। तो इट इज़ अ रिएक्शन। इट इज़ अ विच वैल्यू? रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्या? तो देखो, ये आपका वेट हुआ, वेट के अगेंस्ट में यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होता है, वेक्टर आर, और वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स हुए। वेक्टर आर के कितने कंपोनेंट्स हुए? दो कंपोनेंट। अभी यहाँ पे ड्रॉ करूँ या यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इट इज़ वन एंड द सेम। समझ में आया? क्योंकि एफबीडी में ये पॉइंट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस है आपका फ्रिक्शनल फोर्स मैं वही पॉइंट पे ड्रॉ करूँगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो देखो, रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? इसलिए पहले मैंने आपको रिएक्शन फोर्स बताने की जगह पे मैंने क्या बताया आपको? नॉर्मल फोर्स बताया और फ्रिक्शनल फोर्स, और वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है वो मैंने आपको बता दिया। गॉट इट और नॉट? ओके, अभी लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे वेट है, तो वेट के यहाँ पे भी मुझे कितने कंपोनेंट्स मिलेंगे? दो कंपोनेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये एंगल टीटा है, तो बट ऑब्वियस है ये एंगल टीटा है, तो दिस कम्स आउट टू बी डैश mg cos टीटा, और ये क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे mg sin टीटा। अभी देखो, ये मोशन देखो और ये मोशन देखो, दोनों में डिफरेंस है, तो आप बोलोगे आंसर इज यस। कौन से टाइप का? तो यहाँ पे देखोगे कि अंडर द इफेक्ट ऑफ m sin टीटा, एग्जैक्टली सिंस इसके अगेंस्ट में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, द ऑब्जेक्ट विल मूव इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड, दैट इज along the what? inclined surface or not in downward direction। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं? impending motion। इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, बट नेचर में कभी ऐसा होता नहीं है। अभी मैंने आपको प्रूव करके बताया, तो आप ये देखो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया वो ये सिचुएशन है। इज दैट क्लियर? मैंने इसको इंक्लाइन किया फिर भी मूव नहीं किया। क्यों नहीं मूव किया? तो उसका रीज़न है, उसका रीज़न सिंपल है। अगर आप देखोगे तो मैंने पहले वेट ड्रॉ किया, उसका वेट था, उसको इंक्लाइन करवाया, तो इंक्लाइन करवाया तो ये सिचुएशन डेवलप हुआ, यस और नो? तो यहाँ पे mg cos थीटा मिला मुझे, mg sin थीटा। अभी ड्यू टू दिस mg sin थीटा द ऑब्जेक्ट शुड स्लाइड इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वो स्लाइड हुआ नहीं हुआ। इज दैट क्लियर?
क्यों स्लाइड नहीं हुआ? क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए इसके अगेंस्ट में एक फोर्स डेवलप हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर? बट उसको हम इस तरह नहीं डिफाइन करते, उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो समझो। वेट के अगेंस्ट में, सिंस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, तो वेट के अगेंस्ट में एक रिएक्शन डेवलप हुआ और रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स मिले, वन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अनदर इज पैरेलल टू द सरफेस। तो रिएक्शन के दो कंपोनेंट की वजह से, इज दैट क्लियर, हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। बट mg sin थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। और n को कौन बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? n बैलेंस कर रहा है। इसलिए ऑब्जेक्ट ना ही ऊपर जा रहा है या ना ही नीचे जा रहा है, क्योंकि mg cos थीटा की वजह से ये ऑब्जेक्ट कहां पे जाना चाहिए था? यहां पे अंदर घुसना चाहिए था, मगर घुसा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल। ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करना चाहिए था बट वो मूव नहीं किया, तो उसको किसने बैलेंस किया? F ने। मतलब ऑब्जेक्ट इज इन विच स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब स्टेडी स्टेट बोलते हैं उसको। क्लियर और नॉट? होप सो यहां तक मैंने जो भी फोर्सेस के बारे में बताया वो आपको समझ में आया। मैंने यहां पे इन जनरल सिचुएशन डेवलप किया, ओके। और मैं यहां पे ये बताने जाऊंगा अभी कि एग्जैक्टली, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल एग्जैक्टली किस तरह रिलेशन में आते हैं। इज दैट क्लियर? उनका रिलेशन क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। ध्यान से सुनना, डोंट गेट कंटाला, सिंपल टॉपिक है। यहां पे देखो, जैसे मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट इज इन द पोजीशन ऑफ डैश, रेस्ट। इज दैट क्लियर? अंडर द इफेक्ट ऑफ सो मेनी फोर्सेस। तो मैं यहां पे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पैरेलल क्या ड्रॉ करोगे? एक्स एक्सिस। जोर से बोलो ना। वेदर दिस कैन बी रिटन एज एक्स, दिस कैन बी रिटन एज एक्स डैश, दिस कैन बी रिटन एज वाई एंड दिस कैन बी रिटन एज डैश, वाई डैश। राइट है क्या रॉन्ग है? राइट है। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस ऑन विच द ऑब्जेक्ट लाई। ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस। y axis is always perpendicular to which value? x axis. Got it or not? हाँ या नहीं? तो वही चीज मैं वापस आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे देखो, ये आपका क्या हुआ? x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका क्या हुआ? y, एंड दिस इज योर विच वन? y डैश। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? सेंटर पॉइंट, दैट इज ओरिजिन। अभी आप अच्छी तरह से देखो कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो यहां पे वेट एक्ट हो रहा है, तो यहां पे आपका कौन सा कंपोनेंट मिलेगा? mg cos थीटा। यहां पे आपको कौन सा मिलेगा? mg sin थीटा। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इस डायरेक्शन में क्या एक्ट होगा? फ्रिक्शनल। और इस डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है? नॉर्मल। यस और नो? बट ऑब्जेक्ट इज इन विच स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम। तो मैंने याद है आपको इक्वल टू कहा था कि कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट है, यस और नो? कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से स्टेट में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो sum of all the forces acting will be equated to which value? 0. That is, sum of all the forces acting along x will be 0 and sum of all the forces acting along y will be also 0 or not? क्योंकि ऑब्जेक्ट ना ही स्लाइड कर रहा है ना ही ऊपर नीचे जा रहा है। यस और नो? तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग अलॉन्ग एक्स, मतलब ये x हुआ, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो mg sin थीटा इक्वल टू f। तो आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ mg cos थीटा इक्वल टू n। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन 2। समझ में आया कि बाउंस गया? n इक्वल टू mg cos थीटा, mg sin थीटा इक्वल टू f लिखा। अब ये दोनों भी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू f बाई n लिख सकता हूं। mg गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस गिव्स यू डैश 10, तो tan theta is equal to which value? f by n. So whether I have got the relation of friction and normal or not? Answer is yes. Theta is which kind of a value? Constant. So whether I can say that frictional is directly proportionate to dash n. समझ में आया? Frictional force is directly proportionate to which value? Normal.
ये इस साइड जाएगा तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा दो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हुआ, तो फ्रिक्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू विच वैल्यू, नॉर्मल फोर्स। यहाँ तक समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, तो इन शॉर्ट वी हैव फाइंड इट आउट द रिलेशन ऑफ डैश नॉर्मल एंड विच वन, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट रखा है, इसका नॉर्मल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में दी तो ये हटा देता हूं ऑब्जेक्ट। अभी वो समझो, इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये सुनो, तो ऑब्जेक्ट का नॉर्मल इस डायरेक्शन में हुआ। अभी इसका फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अभी मैं इसको मूव कर रहा हूं, जब मैं मूव कर रहा हूं तो नॉर्मल देखो बेंड होते जा रहा है, हाँ या नहीं। अभी मेरे को एक बात बताओ, ये इमेजिन करना है आपको, थोड़ा सा समझना है, घर पे भी आप कर सकते हो। ये नॉर्मल, तो वेदर नॉर्मल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन और नॉट, but it is always perpendicular to the surface, but whether it get inclined or not. okay, अभी ध्यान देना, ऑब्जेक्ट कब रोल हो रहा है वो बताना। इसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन, अभी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ओके मतलब जब नॉर्मल टिल्ट हुआ तो एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ नॉर्मल, एंगल नहीं बोलूंगा, एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन वेदर फ्रिक्शन रिड्यूसेस और नॉट एंड द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग और नॉट, आंसर इज यस। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू विच वैल्यू, एन। दिमाग में कुछ गया? इज दैट क्लियर? थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और बेटर समझ में आएगा, बट यहाँ तक के टॉपिक को आपको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अभी तक मैंने आपको फ्रिक्शन के बारे में नहीं बताया, जैसे कि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल, काइनेटिक फ्रिक्शनल एंड रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बारे में मैंने खाली आपको ब्रीफ किया है। बट मेरे को सबसे पहले बताना था आपको कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट होता है, वेट कहाँ पे एक्ट होता है, नॉर्मल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, फ्रिक्शन और नॉर्मल किसका कंपोनेंट्स है। इज दैट क्लियर? वो मैंने सब आपको डिटेल में बता दिया। वेट कहाँ पे एक्ट होता है, नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, स्टैंडर्ड 11th और 12th का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए रिगार्डिंग एफबीडी। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, और ऐसे टाइप के कोई भी एग्जांपल्स अगर आएंगे ना तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट और नॉट? होप सो यहाँ तक समझ में आया? क्लियर?